नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका रिजल्ट स्टार्ट के इस सीरीज में। तो आइए आज के इस डीसी मोटर के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पीड कंट्रोल के बारे में कि हम लोग डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं। इससे पहले मोटर से रिलेटेड हमने लगभग सारे ही टॉपिक को कवर कर लिया है। आपको उसका कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें डीसी जनरेटर हम लोग का ख़त्म हो चुका है और डीसी मोटर के लगभग पॉइंट्स को, लगभग टॉपिक्स को हमने, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन था, उसको हमने कवर कर लिया है। अब एक सीधे सीधे तौर पे कहें तो एक ब्रशलेस डीसी मोटर आपके सिलेबस में रह जाता है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर देखेंगे। इसी सिलसिले में हम लोग देखेंगे कि स्पीड कंट्रोल दोनों ही मोटर में कैसे करते हैं, आई मीन सीरीज मोटर में किस तरह से करते हैं और शंट मोटर में किस तरह से करते हैं। तो दोनों के बारे में देख लेंगे, लगभग दोनों में सिमिलर तरीके से ही करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। जो हमारा स्पीड कंट्रोल का है, तो हम सबसे पहले स्पीड कंट्रोल डीसी मोटर में देखिए, दोनों मोटर में देखेंगे। बेसिकली हम आपको बताएं, एक सेकेंड। हाँ जी, तो हमको अगर स्पीड कंट्रोल करना है ना, तो हमको बेसिकली दोनों ही मोटर में करना है। कौन कौन सा मोटर? तो हमारा पहला मोटर कौन सा है? तो हमारा पहला मोटर है भाई शंट मोटर, देन सीरीज मोटर। सीरीज मोटर में करना है, ऑफ कोर्स शंट मोटर में भी, ठीक है। कंपाउंड मोटर तो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम इन दोनों का स्पीड कंट्रोल देखेंगे। लगभग दोनों में सिमिलर तरीके से ही स्पीड कंट्रोल करते हैं, उसको हम लोग समझेंगे। भाई स्पीड कंट्रोल को समझने से पहले ना आपको ये समझना होगा कि हमारा स्पीड जो है वो किन किन फैक्टर्स पे निर्भर करता है। बेसिकली हमारा स्पीड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो जिन जिन फैक्टर्स पे हमारा स्पीड डिपेंड करता है, बेहतर होगा पहले उससे जान ले। तो अभी तक जो भी आपने इक्वेशन को पढ़ा, अभी तक आपने कौन कौन से इक्वेशन को पढ़ा? एक हमने वोल्टेज इक्वेशन को देखा था, एक हमने बैक ईएमएफ से रिलेटेड इक्वेशन को देखा था, एक हमने टॉर्क से रिलेटेड भी इक्वेशन को देखा था। तो ये सारे इक्वेशन आप जरा रिकॉल कर लीजिए, मैं रिकॉल करवाता हूँ। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वोल्टेज इक्वेशन को लिखने से पहले मैंने आपको सजेस्ट किया था कि हम लोग सर्किट को ऊपर ध्यान देंगे। देखिए अगर सर्किट को देखें तो एक सर्किट, एक टिपिकल जो मोटर का सर्किट होता है, उसमें हमारा क्या होता है? सबसे पहले हम सोर्स देते हैं, पॉजिटिव और ऑफ कोर्स निगेटिव का सोर्स देंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से हमने निगेटिव दे दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारा कुछ होता है फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग ये आप सीरीज शंट दे सकते हैं किसी में भी। चलिए हम आपकी कन्वीनियंस के लिए थोड़ा सा सीरीज़ में दे देते हैं, आपके लिए आसान हो जाएगा समझना। तो हम सीरीज़ में दे देते हैं फील्ड वाइंडिंग को, ठीक है। तो सबसे पहले हम सोर्स से चलेंगे और हम देखेंगे कि हमारा फील्ड वाइंडिंग है जो कि सीरीज़ में है इस बार, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है भाई? तो उसके बाद हमारा होता है आर्मेचर। उसके बाद हमारा आर्मेचर होता है एक मोटर में, ठीक है। और ये हमने सोर्स से इसको सप्लाई दे दिया। सपोज ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इस तरह से हमने वोल्टेज या सप्लाई यहाँ से वी दे दिया, ठीक है। अब वी से यहाँ पे कौन सा करंट चलेगा? तो भाई आई करंट चलेगा, आई करंट मान के चलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आई करंट इस एंड पे भी अप्लाई होगा, इस एंड पे अप्लाई होगा। तो आप ये बताइए कि फील्ड का कुछ रेसिस्टेंट तो होगा, कुछ रेसिस्टेंट होगा, तो हम उसको आर एफ मान लेते हैं। अरे कंडक्टर है तो कंडक्टर में कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंट होगा, वाइंडिंग तो कंडक्टर से ही करते हैं। अच्छा, यही करंट जब आगे चल के जाएगा तो यहाँ आर्मेचर में जाएगा, आर्मेचर में भी कुछ रेसिस्टेंट होगा, हम आर एफ मान लेते हैं, आर एफ मान लेते हैं, ठीक है। और हमारा बैक ईएमएफ भी होगा, बैक ईएमएफ भी होगा। बेसिकली इन सारी चीज़ों को हमने पिछले वीडियो में समझा है, कॉन्सेप्ट के साथ समझा है, लेकिन चूंकि आपको रिकॉल करवाना भी बहुत ज़रूरी होता है, आप लोग भूल जाते हैं, तो हम रिकॉल करवा रहे हैं आपको, ठीक है। तो हमारा ये सारा चीज़ इस तरह से, कुछ इस तरह से चला जाएगा। तो वोल्टेज इक्वेशन जो हमारा मिलेगा ना, वोल्टेज इक्वेशन हमारा जो मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? V इज इक्वल्स टू, अब देखिए कि सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल्स टू जितना भी वोल्टेज ड्रॉप है वो उसके बराबर होता है। ये हमने किससे पढ़ा है? केवीएल से पढ़ा है।
किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप जाके इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़िए, उसमें ये सारे लॉज आपको पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, ये हमारा करंट है। करंट बेसिकली जाएगा तो फील्ड रेसिस्टेंस से सबसे पहले टकराएगा, तो फील्ड रेसिस्टेंस से टकराएगा तो हम लोग उसको ले लेते हैं, यानी कि IRF। ओके, अब हमारा जो ये फील्ड रेसिस्टेंट और ये आर्मेचर रेसिस्टेंट, सॉरी RA, हाँ RA से हम दिखाएंगे, IRA से टकराएगा, RA से टकराएगा ना। और एक हमारा बैक EMF है, ये भी तो बेसिकली विरोध कर रहा है ना, इसका डायरेक्शन देखिए तो इस तरफ है, करंट का डायरेक्शन इधर है और बैक EMF इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बैक EMF भी हो जाएगा यहाँ पे प्लस बैक EMF। हमने इस चीज़ को पढ़ा है, हमने इस चीज़ को पढ़ा है, ये चीज़ हम जानते हैं। और यहाँ पे हम ये भी जानते हैं कि हम करंट को कॉमन लेके एक कंबाइन रेसिस्टेंट लिख सकते हैं, RF प्लस RA विच इज़ इक्वल्स टू कंबाइन रेसिस्टेंट। हम लोग RA प्लस RF अगर कर दें तो ये हमारा R के बराबर होगा, टोटल रेसिस्टेंट के बराबर होगा, इस सर्किट में जो हमारा टोटल रेसिस्टेंट है उसके बराबर होगा। तो हम लोग बेसिकली लिख सकते हैं IR प्लस EB, ये लिख सकते हैं, V इज इक्वल्स टू। तो भाई हमें ये बताइए कि अगर ये ऐसा है तो हमारा बैक EMF बराबर क्या हो जाएगा। अगर बैक EMF को हम लोग इस साइड ले आएँ तो वोल्टेज इस साइड जाएगा ना, तो वोल्टेज इस साइड जाएगा। बेसिकली हम क्या करते हैं, बैक EMF को अपने जगह पे रन देते हैं, हम IR को इस साइड ले आते हैं, तो हो जाएगा हमारा अप्लाइड वोल्टेज माइनस लॉस, जो कि IR है। ठीक है, R इज RA प्लस RF, मतलब कंबाइन रेसिस्टेंट। अगर संट में इसकी चर्चा हम करते, देखिए ये सारी चीज़ें वोल्टेज वाले लेक्चर में हमने करवा दिया है, लेकिन चूंकि आपके कन्वीनियंस के लिए हम इसको रिकॉल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी चीज़ को अगर हम संट में कर रहे होते तो संट में हम किस तरह से करते, जरा मैं क्या करता हूँ, एक डुप्लीकेट स्लाइड ले लेता हूँ। ठीक है, तो हम लोग जब संट में कर रहे होते ना, ठीक है, तो जब हम लोग संट में कर रहे होते, एक मिनट, देखिए इसी सब चीज़ों को जरा संट में भी हम लोग देख लेते हैं। तो संट के केस में कुछ नहीं होता है, देखिए इसके केस में और संट के केस में अंतर सिर्फ एक ही होता है हमारा। हमने आपको पहले भी बताया कि भाई हमारा संट वाला, मान लेते हैं कि हमारा संट वाला फील्ड है और ये हमारा आर्मेचर है। तो संट वाला में अंतर केवल इतना होता कि इस सप्लाई से जो हमारा वोल्टेज जाता वो तो सेम ही रहता, वो तो लूप में सेम ही होता है, इस एंड पे भी सेम होता है, इस एंड पे भी सेम होता है, वोल्टेज ड्रॉप जैसा कुछ दोनों एंड पे V ही अप्लाई होगा। ठीक है, इसमें बेसिकली हमारा करंट डिवाइड हो जाता, जो हमारा IA जाता वो एक IF में डिवाइड हो जाता और IA में डिवाइड हो जाता। जो हमारा कंबाइंड करंट I या IS या I0, आप जो भी मानना चाहें, बेसिकली सप्लाई करंट जाता वो हमारा IA प्लस IF हो जाता। ये चीज़ तो आप जानते हैं ना, ये चीज़ आप जानते हैं, और तो सारे चीज़ें सेम होती ना। तो हम बस आपको ये रिलेट करवाना चाह रहे हैं कि दोनों सर्किट में अंतर क्या होता है। पहले आप अगर स्पीड को समझ लेंगे, स्पीड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इस चीज़ को समझ लेंगे तो आपके लिए सारी चीज़ें बहुत ही स्मूथ हो जाएगा समझना। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से जो हमारा वोल्टेज इक्वेशन मिला बैक EMF बराबर, जरा इसको आप ध्यान से देखिए, इसको आप भूलिए मत। ठीक है, इसको आप जरा 1 मिनट के लिए आप ध्यान में रखिए। और हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग बैक EMF बराबर जो फॉर्मूला पढ़े थे, बैक EMF बराबर हमारा क्या फॉर्मूला होता था भाई, बैक EMF बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, NP/Z अपॉन में 60A। बेसिकली यही तो हमारा बैक EMF बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, ये हमने बैक EMF बराबर पढ़ लिया था। ठीक है, अगर यहाँ से बैक EMF प्रीवियस इक्वेशन से देखें तो हमारा बैक EMF कितना आया है, V माइनस IR। तो भाई ये कंबाइन इक्वल है V माइनस IR के, है या नहीं, बिल्कुल है। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इस n वाले फैक्टर को, ठीक है, देखिए बैक EMF हमारा इसके इक्वल है और बैक EMF ये भी है, तो है, दोनों इक्वेशन इक्वल है ना आपस में। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से कुछ निकालने का प्रयास करेंगे। बेसिकली क्या निकालने का प्रयास करेंगे, तो हम ये निकालना चाहते हैं, हम इस
एन को निकालना चाहते हैं, तो इस एन को निकालने के लिए हमें इस सारे टर्म को इधर भेजना होगा ना, इधर भेजना होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, वी माइनस आई आर इंटू ये 60A बेसिकली ये हो जाएगा अपॉन में एन पी, सॉरी एन तो हमने रख लिया है ना, तो बाकी का सारा टर्म पी फाई जेड सारा टर्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहां से कंप्लीटली क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि एन हमारा किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बेसिकली सप्लाई वोल्टेज पे, ये आई पे डिपेंड करता है। आई देखिए आई दोनों के केस में सिमिलर सेम नहीं है। अगर इस केस में हम आई को देखें तो इस केस में हमारा आई इज इक्वल्स टू आई ए इज इक्वल्स टू आई एफ, सेम है। बेसिकली यहां से जो करंट चलेगा वो सब में सेम ही तो होगा। करंट डिवीजन किस में होता है, इसमें होता है ना, यहाँ पे करंट हमारा डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे सारा करंट सेम है। तो हमारा जो इक्वेशन होगा दोनों जगह वेरी करेगा, दोनों जगह हमारा आई वेरी करेगा। अगर हम इस केस को कंसिडर करेंगे, बेसिकली हम सीरीज मोटर को कंसिडर करेंगे, तो हमारा आई डिफरेंट है। वहाँ पे आई बराबर है, सप्लाई करंट बराबर हो जाएगा सीरीज में फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के, वहाँ पे डिफरेंस नहीं होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले स्पीड कंट्रोल को देखने के टर्म में सबसे पहले शंट मोटर का स्पीड कंट्रोल देख लेंगे। दोनों का सेम ही है, दोनों में इक्वेशन देखिए, स्पीड का इक्वेशन बेसिकली दोनों में सेम है, यही इक्वेशन दोनों जगह लगता है हमारा। दिस इज ट्रू फॉर बोथ द कंडीशन, बट हियर वी हैव टू कंसिडर द फर्स्ट कंडीशन फॉर द शंट मोटर। हम लोग को शंट मोटर का कंसिडर पहले करना होगा, चूंकि शंट मोटर में क्या होता है, शंट मोटर में हमारा आई जो होता है ना, बेसिकली एक मिनट, हमारा जो आई होता है शंट मोटर के केस में, शंट मोटर के केस में आई किसके इक्वल होता है, आई ए प्लस आई एफ के। हाँ, लेकिन सीरीज मोटर में क्या होता है, सीरीज मोटर में आई ए प्लस इज इक्वल्स टू आई एफ, सेम ही होता है। तो हम लोग इसका केस बाद में देखेंगे, इसका केस क्या करेंगे, बाद में देख रहे होंगे। ठीक है, आज ही देखेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। ठीक है, लेकिन इसका केस हम लोग पहले देखेंगे। ठीक है, समझ में आए, बस आई का डिफरेंस है और कुछ नहीं, सारा चीज़ सेम होगा, कंट्रोल भी बेसिकली सेम ही होगा। यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर लेंगे, यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर लेंगे, बेसिकली देखें तो 60 कांस्टेंट है, ए भी पैरेलल पाथ है, तो पैरेलल पाथ तो फिक्स होता है ना, पैरेलल पाथ फिक्स होता है। लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग में मैंने आपको बताया कि लैप बाइंडिंग के केस में पोल पे निर्भर करता है और वेव बाइंडिंग में 2 होता है, तो ये तो फिक्स है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 60 भी फिक्स है। और बेसिकली सप्लाई करंट जो है ना, ये वेरी करता है। लेकिन देखिए अभी आप सीधे जेड भी हमारा कांस्टेंट है, पोल भी हम चेंज नहीं ही कर सकते, कंडक्टर भी एक बार वाइंडिंग कर दिया तो कर दिया, उसके बाद चेंज नहीं करेंगे। बेसिकली वोल्टेज को हम लोग ऊपर नीचे करते हैं। तो हम क्या कंक्लूड कर पाएंगे कि हमारा एन जो है ना, एन को अगर हम सीधे सीधे देख लें तो एन हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये वोल्टेज वगैरह के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और फ्लक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, करंट के संदर्भ में आप क्या कहते हैं, क्या लगता है करंट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? देखिए, करंट के संदर्भ में आपको कुछ भी कहने से पहले अगर यहाँ से आप कंक्लूड नहीं कर पा रहे, देखिए वैसे तो करंट माइनस में है ना, यहाँ पे माइनस में है, तो फिर भी अगर आप करंट के संदर्भ में अभी आप कुछ भी श्योर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम एक और स्लाइड लेते हैं और आपको थोड़ा सा और इसको फील करवाते हैं, थोड़ा बेसिकली हम डीप में जाके आपको फील करवाते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आप नोट भी करते जाएं पैरेलली। ठीक है, तो आपके पास एक ठीक ठाक नोट्स भी तैयार हो जाएगा। अरे ये सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, अच्छा ये सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, अच्छा चलिए, तो हम क्या करते हैं कि आपको एक प्रॉपर फील करवाते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि टॉर्क वाले इक्वेशन में आपने क्या पढ़ा था, कुछ तो याद होगा, टॉर्क वाले इक्वेशन में आपने क्या पढ़ा था, हम बता देते हैं। देखिए, हमारा टॉर्क जो होता था ना, टॉर्क विच इज टाउ, टाउ हमारा जो है ना वो मैकेनिकल पावर और अपॉन में ओमेगा होता था। क्या होता था, मैकेनिकल पावर अपॉन में ओमेगा, PMECH अपॉन में ओमेगा। ठीक है, अच्छा मैकेनिकल पावर क्या होता था, मैकेनिकल पावर बैक EMF इनटू करंट, यही तो होता था। ठीक है,
करंट अभी भूल जाइए कि IA है IF है, अभी मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है। बेसिकली ये IA है, हम क्लियर ही कर देते हैं, हम कंफ्यूजन में क्यों रखेंगे आपको। IA ही होगा क्योंकि मैकेनिकल पावर किस पे जनरेट होता है, बेसिकली आर्मेचर पे, तो करंट भी वहीं का होगा। अच्छा, ओमेगा के बारे में आप क्या कहिएगा, ये होता था 2πn, ठीक है। अभी हम 60 वगैरह नहीं ले रहे हैं, इसको हम लोग RPS में रख रहे हैं, ये n का वैल्यू जो है हमारा RPS में है फिलहाल के लिए, ठीक है। चलिए, तो हम क्या करना चाहते हैं, हम देखिए, हम इस क्या करेंगे कि इस n को जो है ना, इस n को और बैक EMF, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बैक EMF का हमको ज़रा सा वैल्यू बताइए कि बैक EMF का वैल्यू क्या होता है। तो बैक EMF का कंप्लीट वैल्यू हम लोग रख लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, NP phi Z अपॉन में 60, नहीं हमने कहा ना RPS में वैल्यू रख रहा है, तो हम लोग 60 नहीं लेंगे, 60 लेंगे तो यहाँ पे भी हमको बाई में 60 करना पड़ेगा और बाद में कट ही जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, RPS RPM दोनों में रख सकते हैं, अपॉन में है यहाँ पे, तो हम लोग 60 को हटा के चलेंगे, ठीक है, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो A को क्या करेंगे, ये हमारा नीचे जाएगा 2πNA, ठीक है, इस तरह से हमारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। और हमारा करंट छूट गया ना, तो IA भी रहेगा, IA कहाँ चला जाएगा, IA भी रहेगा, तो ये हमारा टॉर्क इज इक्वल्स टू कंबाइन में आ गया, ठीक है। चलिए, हम क्या करते हैं, हम टॉर्क को इधर ले लेते हैं और करंट स्पीड को उधर ले लेते हैं, क्योंकि हमको स्पीड से मतलब है, टॉर्क जाए भार में हमको क्या लेना देना, हमको स्पीड से मतलब है, तो हम क्या करेंगे, स्पीड को ले लेंगे इधर और टॉर्क को इधर कर देंगे। एक मिनट, स्पीड यहाँ पे 2 है, तो हम उसको तो ले नहीं सकते हैं, एक मिनट हम कुछ और करेंगे, देखते हैं क्या कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जरा यहाँ से कंक्लूड करते हैं कि भाई हमारा टॉर्क जो है ना, टॉर्क हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई एंड करंट के है, ये हम आर्मेचर करंट के 2D मोर स्पेसिफिक आर्मेचर करंट है यहाँ पे, ये चीज़ हमें नहीं बोलनी है, ठीक है। तो हम ये चीज़ कंक्लूड कर पा रहे हैं कि आर्मेचर करंट के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, एकदम क्लियर है यहाँ तक आप। चलिए, ठीक है, अच्छी बात है। अब आप क्या कीजिए, 1 मिनट के लिए हम क्या करते हैं कि आर्मेचर करंट को हम जरा इस साइड ले जाते हैं, इस साइड ले जाते हैं ना, इस साइड ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा इस साइड क्या बच जाएगा, सिर्फ फाई बच जाएगा, तो भाई सिर्फ फाई बच जाएगा, तो फाई हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टॉर्क अपॉन में आर्मेचर करंट के हो जाएगा। अब बताइए कि यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं, यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि फाई जो है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 आर्मेचर करंट के। समझ में आया बात। यानी कि अगर हम कुल जमा बात आपको बताएं, ठीक है, कुल जमा बात अगर हम आपको बताएं और यहीं पे हम लिख भी देते हैं, यहीं पे हम लिख भी देते हैं, बेसिकली यहीं पे हम लिख देते हैं, ठीक है, किसी दूसरे कलर से हम लिख देते हैं इस सारी चीज़ों को। चलिए वाइट ले लेते हैं। चलिए, तो हम आपको अगर कंबाइन बताएं तो हमने अभी तक क्या क्या कंक्लूड किया है, अभी तक हम देख लेते हैं ज़रा इसमें क्या हमको मिला है। देखिए, इसमें नहीं, इसमें देख लेते हैं। देखिए, इसमें हम n से क्या समझ पा रहे हैं कि n हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फाई के, लिख लेते हैं भाई हमारा n जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फाई के, ठीक है। हम n से रिलेटेड ही सब कुछ लिखेंगे, अभी हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, ठीक है। यहाँ से क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं, यहाँ से क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि हमारा फाई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर्मेचर करंट के, ध्यान रखना है। फाई जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फील्ड करंट के। अब इसमें तो आप डायरेक्ट लॉजिक लगा सकते हैं ना भाई, फील्ड में जितना करंट जाएगा, बेसिकली इस फील्ड में जितना करंट जाएगा ना, IF जितना ज़्यादा जाएगा फ्लक्स उतना ज़्यादा बनेगा, ठीक है। तो हम ये तो कंक्लूड कर ही सकते हैं कि भाई फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फील्ड करंट के, तो इसमें तो डायरेक्ट लॉजिक लगता है, इसमें कोई इधर उधर की बातें नहीं है, आप सीधे सीधे इतना कंक्लूड कर ही सकते हैं। आया समझ में। तो हम लोग बेसिकली इतना चीज़ हम लोग अभी तक निकाल पाए हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि इन सब को अगर हम करंट के संदर्भ में निकालें, इन सब इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करके अगर एक साथ कंक्लूड करना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, हम लोग क्या लिख सकते हैं कि भाई देखिए, हम लोग यहाँ से एक चीज़ कंक्लूड कर पा रहे हैं कि फ्लक्स को जितना ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा उतना करंट घट जाएगा, ठीक है ना, ये चीज़ तो आप समझ रहे हैं।
और जितना ज़्यादा फ्लक्स बढ़ेगा उतना हमारा आर्मेचर करंट घटेगा, यानी कि एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर्मेचर करंट के। ये चीज़ हम कंक्लूड कर पा रहे हैं ना भाई। एन जितना बढ़ेगा आर्मेचर करंट बढ़ेगा। कैसे समझ में आया? तो भाई देखिए इस दोनों को पहले रिलेट कीजिए। एन जितना बढ़ेगा फ्लक्स घटेगा, ठीक है। अब फ्लक्स जितना घटेगा आर्मेचर करंट बढ़ेगा। दो चीज़ बढ़ रहा है, एक तो स्पीड बढ़ रहा है, एक आर्मेचर करंट बढ़ रहा है, यानी कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इतना चीज़ समझ में आ रहा है। अपॉन में फाई है तो फाई रख लेंगे। और फाई जितना बढ़ेगा ना उतना फील्ड करंट भी बढ़ेगा। फाई जितना बढ़ेगा उतना फील्ड करंट बढ़ेगा, लेकिन स्पीड घटेगा, तो स्पीड के इनडायरेक्टली मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारा IF। इस इक्वेशन को हमको, इसी इक्वेशन पे हमें सब कुछ करना है। ये हमारा एक कंप्लीट इक्वेशन आ गया, विच इज इक्वल्स टू एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आर्मेचर करंट अपॉन में फाई फील्ड करंट, ठीक है। अब आप बताइए, अब आप कंक्लूड कर पा रहे हैं कि स्पीड हमारा किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है? स्पीड हमारा किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है? स्पीड हमारा आर्मेचर करंट पे डिपेंड कर रहा है, फील्ड करंट पे डिपेंड कर रहा है और फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है। इतनी चीज़ों पे स्पीड डिपेंड कर रहा है, समझ रहे हैं ना। यानी कि हम अगर आर्मेचर करंट को किसी तरह से बढ़ा दें, किसी तरह से आर्मेचर करंट को बढ़ा दें तो स्पीड बढ़ जाएगा, आर्मेचर करंट को घटा दे तो स्पीड घट जाएगा, वाइस वर्सा, ठीक है। उसी तरह से हम किसी तरह से फ्लक्स को घटा दें तो स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और किसी तरह से फ्लक्स को घटा दे तो स्पीड बढ़ जाएगा, वाइस वर्सा, ठीक है। वही कंडीशन फील्ड करंट के साथ भी होगा। फील्ड करंट को बढ़ा देंगे तो भाई स्पीड घट जाएगा, और फील्ड करंट को घटा देंगे तो स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आया? अच्छा, अच्छी बात है अगर आप समझ पा रहे हैं इन चीज़ों को। तो अब हम क्या करेंगे, इनको कंक्लूड करके सारे रिजल्ट्स पे आएंगे कि इनको बढ़ाने घटाने का तरीका क्या है। अभी हमने समझ लिया कि स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे घटा सकते हैं। अब इनको बढ़ाने और घटाने के लिए हम लोग क्या क्या इक्विपमेंट और क्या क्या तरीका अपनाते हैं ना, उस चीज़ को अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जरा आते हैं उस चीज़ पे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं शंट मोटर के लिए, क्योंकि शंट मोटर के लिए भी हमने इक्वेशन आपको बताया है और सीरीज मोटर के लिए भी बताया। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, इसके लिए मैं पहले ही आपसे माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि आज बहुत सी चीज़ें हैं आपको समझाने के लिए। मैं बहुत जल्दबाजी में भाग नहीं सकता हूँ। ये टॉपिक है थोड़ा सा लंबा, इससे 2 लेक्चर में मैं कवर करना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि एक लेक्चर में एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 मुझे बहुत ज़्यादा सूट नहीं करता है, ठीक है। डीसी शंट मोटर की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? डीसी शंट मोटर की। इसमें हम लोग 3 तरीके पढ़ लेंगे। कौन कौन से 3 तरीके? सबसे पहले हम लोग फील्ड फ्लक्स के साथ थोड़ा बहुत खेल कर लेंगे। फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आर्मेचर के साथ खेल कर लेंगे। आर्मेचर में बेसिकली आर्मेचर करंट ही तो होता है। आर्मेचर करंट कंट्रोल मेथड और आर्मेचर कंट्रोल मेथड, ठीक है। तीसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, एक चीज आपने अगर देखा हो तो यहां से देख लीजिए, स्पीड हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सप्लाई वोल्टेज के। शायद आपने इसको इग्नोर किया, मैंने भी इग्नोर किया, तो इसको हम बेसिकली इग्नोर नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर हम सप्लाई वोल्टेज भी लिख दें तो कोई गलत नहीं होगा। यहाँ पे एक सप्लाई वोल्टेज भी है, तो सप्लाई वोल्टेज के भी इक्वल है। तो इस सप्लाई वोल्टेज को किसी तरह से बढ़ाने घटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सप्लाई वोल्टेज के लिए हम लोग सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड देखेंगे। वोल्टेज कंट्रोल मेथड, बेसिकली इस मेथड को देखने के कड़ी में हम लोग 2 तरीकों पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक जो हमारा वार्ड लियोनार्ड मेथड है उसको हम लोग देखेंगे, और दूसरा वाला जो हमारा मेथड है वो है मल्टीपल वोल्टेज मेथड। ये बिना काम का है, ये किसी काम का नहीं है, इसको हम लोग यूज भी नहीं करते हैं, लेकिन क्या करें, देखना तो पड़ेगा। मल्टीपल वोल्टेज मेथड, वोल्टेज
और आप जान लीजिए ये टॉपिक VVI है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर राइटिंग में इस पर आपको 6 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है स्पीड कंट्रोल पे, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आता है। और हम लोग एक बार DC मोटर को ख़त्म कर लें, और जनरेटर तो हमारा ऑलरेडी हो चुका है, तो हम लोग 3-4 क्वेश्चन सीरीज चलाएंगे बीच में, ठीक है। ट्रांसफार्मर को अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, 3-4 क्वेश्चन सीरीज चलाएंगे। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में क्या आप चाहते हैं या फिर जनरेटर को ही स्टार्ट करें, जैसा आप लोग कहेंगे, ठीक है। आपका जो रिस्पॉन्स होगा हम लोग उस हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग फील्ड फ्लक्स को किसी तरह से बढ़ाएंगे या घटाएंगे, ठीक है। और आपको हम बता चुके हैं, इस इक्वेशन को ज़रा हम हमेशा के लिए ध्यान में रखेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग भूलेंगे नहीं। अगर हम लोग फ्लक्स को घटाएंगे तो स्पीड बढ़ेगा, अगर हम लोग फ्लक्स को बढ़ाएंगे तो स्पीड घटेगा। तो यहाँ पे हम लोग फ्लक्स के संदर्भ में जो स्पीड है हमारा वो लिख लेते हैं कि भाई n जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स के। ये इक्वेशन यहाँ पे फिट बैठता है, ठीक है, फिट बैठता है। चलिए इसका सर्किट हम ड्रॉ कर लेते हैं फॉर शंट मोटर। किसके लिए, शंट मोटर के लिए हम लोग इसका सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। तो शंट मोटर में आप क्या जानते हैं कि भाई हमारा इस तरह से एक फील्ड होता है, एक फील्ड होता है, ठीक है, यही होता है। यहाँ पे हमारा आर्मेचर होता है। तो हमें क्या करना है कि फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड है ना, मतलब फील्ड के में फ्लक्स को कंट्रोल करना है। और फील्ड में फ्लक्स को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें बेसिकली IF को कंट्रोल करना होगा। यानी कि हमारा जो फील्ड फ्लक्स, फ्लक्स डिपेंड किस बात पे करता है, फ्लक्स डिपेंड करता है हमारा IF पे, इसी पे तो डिपेंड करता है। तो बेसिकली हमें IF को कम या ज़्यादा करना होगा ना। और IF को कम या ज़्यादा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, IF को कम करने के लिए हम लोग रेसिस्टेंट की वैल्यू को बढ़ा देंगे। यानी कि IF किसके प्रोपोर्शनल है, IF किसके प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंट के, RF के रेसिस्टेंट के, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किसी तरह से RF की वैल्यू को अगर बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा, IF घट जाएगा, IF घटेगा तो फ्लक्स घटेगा, फ्लक्स घटेगा तो स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। हमने क्या कहा कि भाई हमारा किसी तरह से अगर RF घट जाए, RF को हमने अगर घटा दिया यहाँ पे, ठीक है, RF को पहले लगाएंगे, एक RF लगाएंगे एक्स्ट्रा, एक्सटर्नल रेसिस्टेंट लगाएंगे इसके सीरीज में अभी, जो कि वेरिएबल होगा, जिसको हम लोग बढ़ा या घटा सकते हैं, ठीक है। तो उसको यदि हम घटाएंगे ना, उसको घटाएंगे तो हमारा करंट क्या होगा, रेसिस्टेंट को अगर हम घटा देंगे ना, रेसिस्टेंट की वैल्यू को अगर हम घटा देंगे तो करंट बढ़ जाएगा ना, करंट बढ़ जाएगा। तो करंट यदि बढ़ जाएगा तो हमारा फ्लक्स भी बढ़ जाएगा, तो फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। अगर फ्लक्स बढ़ जाएगा तो हमारा स्पीड कम हो जाएगा। दिस इज द सीरीज ऑफ स्टेटमेंट विच यू शुड राइट इन योर नोट्स। इसको आप अपने नोट्स में बहुत अच्छे से लिखिए। अभी जो हमने शॉर्टकट में बता दिया है इसको आप थोड़े लैंग्वेज में लिखिए, और लैंग्वेज में नहीं लिख पाएंगे तो आप कोई बात नहीं, हम ये देखिए आपके लिए हम कितना मेहनत करते हैं, सब चीज़ लिख के लाते हैं, फिर भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम इन सारे चीज़ों को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो कैसे अप्लाई करेंगे जरा कर लेते हैं, जरा कर लेते हैं। यहाँ पे इसको जरा इरेज करें, और यहाँ पे एक हम लोग वेरिएस्टर का इस्तेमाल कर लेते हैं। ओहो, एक हम लोग यहाँ पे वेरिएबल रेसिस्टर का उपयोग कर लेते हैं, और इसी वेरिएबल रेसिस्टर से हमारा बेसिकली ये कनेक्टेड होगा, ठीक है। अगर हम चाहें तो इसको किसी और कलर से भी बना सकते हैं, और बना ही लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 1 मिनट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये हमारा जो है ना, ये वेरिएबल रेसिस्टर है। देखिए इसको हम लोग ऊपर करेंगे तो हमारा रेसिस्टेंट बढ़ जाएगा, इसको हम लोग नीचे कर लेंगे तो रेसिस्टेंट घट जाएगा। तो वेरिएबल रेसिस्टर किस तरह से होता है, वेरिएबल रेसिस्टर को आपने देखा होगा कुछ इस तरह से। हम लोग इसके सिंबल को भी दिखाते हैं इस तरह से, इस तरह से भी दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी तरह से एग्जामिनेशन में दिखाएं, सही है।
आप इस तरह से दिखा सकते हैं, इस तरह से दिखा सकते हैं, हमने इस तरह से दिखाया है, इस तरह से हमने दिखाया, आप चाहें तो इस तरह से भी दिखा सकते हैं। तो जैसी आपकी श्रद्धा भावना, ठीक, उस तरह से आप दिखाएं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम लोग RF जो हमारा है, एक एक्सटर्नल RF लगा के हम लोग क्या कर रहे हैं, रेसिस्टेंट को घटा या बढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं रेसिस्टेंट को बढ़ाएंगे, करंट घटेगा, करंट घटेगा तो हमारा फ्लक्स भी घटेगा, और फ्लक्स घटेगा तो स्पीड बढ़ेगा। क्लियर, इतना चीज क्लियर है। तो इसी को हम लोग कहते हैं फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड। इसके लिए आप जरा आंसर राइटिंग के लिए देख लें, ये सारे कंटेंट आपके लिए हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड एंड फ्लक्स इन द डीसी मोटर। भाई स्पीड और फ्लक्स का क्या रिलेशनशिप है, तो हमारा स्पीड जो होता है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के, ठीक है। तो यही रिलेशन है, इसको नोट करें, ठीक है। बाय डिक्रीजिंग द फ्लक्स स्पीड कैन बी इंक्रीज। फ्लक्स को डिक्रीज करेंगे, स्पीड को इंक्रीज करेंगे, एंड वाइस वर्सा, और अपोजिट में भी ट्रू है, ठीक है। हेंस नेम फ्लक्स और फील्ड फ्लक्स, हेंस द नेम फील्ड फ्लक्स और फील्ड कंट्रोल मेथड, हेंस इट्स नेम लिख लें, इट्स नेम, ठीक है, इट्स नेम। थोड़ी बहुत टाइपिंग ग्रामेटिकल मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें चलता है, ठीक है। द फ्लक्स ऑफ डीसी मोटर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द ISH मतलब करंट, शंट करंट। ISH लिखें या IF लिखें, बोथ इज करेक्ट। ISH इज इक्वल्स टू IF, दोनों बराबर चीज है। यहाँ पे शंट करंट हो गया, यहाँ पे फील्ड करंट शंट में ही लगता है। अभी हम शंट मोटर की ही बात कर रहे हैं। अगर सीरीज की बात करते हैं तो सीरीज मोटर में शंट करंट या फील्ड करंट, आर्मेचर करंट, सप्लाई करंट, सारी चीजें इक्वल होती है, वहां पे दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें भाई रेटेड बता दिया है कि भाई इसका जो रेटिंग होता है वो करीब 1500 RPM पे होता है। तो ये सारी चीज़ें आप आंसर राइटिंग के लिए लिख सकते हैं, मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। ज़रा हम आगे बढ़ जाते हैं। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, मैं जानता हूँ, प्लीज़ पेशेंस के साथ जुड़े रहें, ठीक है। Since ISH is relatively small, shunt current rheostat to carry only small current, which means I square R loss is small, so that a rheostat is small in size. This method is therefore very efficient. बहुत अच्छा मेथड है। बेसिकली रियोस्टेट, बेसिकली जो हमारा वाइंडिंग होता है ना, हमने आपको पहले भी बताया है कि जो हम वाइंडिंग करते हैं, बहुत अच्छे मटेरियल, बहुत अच्छे कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। हम प्रयास करते हैं कि उसका रेसिस्टेंट बिल्कुल कम हो, लो रेसिस्टेंट और लीस्ट रेसिस्टेंट मटेरियल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उसका रेसिस्टेंट ऑलरेडी कम होता है, तो हम लोग एक स्मॉल वैल्यू का भी रियोस्टेट कनेक्ट करके हम अपना काम ले सकते हैं। ये इस पे ज़रा गौर करेंगे, हमने इसको बोल्ड भी कर दिया है। क्यों किया है, इसके पीछे कारण है। ये हमें क्या बता रहा है कि इसमें जो है ना, रेटेड स्पीड के ऊपर स्पीड कंट्रोल होता है। समझ पा रहे हैं, मतलब अगर मोटर का रेटिंग है ना 1500 RPM, तो हम लोग इस स्पीड कंट्रोल से 1500 से ऊपर का भी स्पीड अचीव कर सकते हैं। 1500 से ऊपर का भी स्पीड अचीव कर सकते हैं। बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम लोग एक्सटर्नल रेसिस्टेंट लगा के रेसिस्टेंट को बढ़ा देंगे, और हम यहाँ पे आपको कहानी सारा बताए ही हैं कि रेसिस्टेंट को बढ़ाते हैं तो क्या सब हो जाता है। भाई रेसिस्टेंट को बढ़ा देंगे तो हमारा स्पीड बढ़ जाएगा। तो हम लोग इसको रेटेड स्पीड के ऊपर स्पीड कंट्रोल करने के लिए, यानी कि इसको अगर हम लगाएंगे ना, इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, तो हो सकता है हमारा स्पीड 1600-1700 RPM तक आ जाए, 2000 RPM तक पर भी आ सकता है। तो रेटेड स्पीड अगर 1500 है, कंपनी कह रहा है कि 1500 से ऊपर स्पीड में नहीं चल सकता, तो हम, चूंकि हम लोग तो इंजीनियर हैं, हम लोग उसको बढ़ा सकते हैं स्पीड को, ठीक है। बहुत ज़्यादा बढ़ा के थोड़ी ना हम लोग उसको हेलीकॉप्टर बना लेंगे। एक लिमिट है, एक लिमिटेशन तक हम लोग बढ़ा सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है आर्मेचर और रियोस्टेटिक कंट्रोल मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग आर्मेचर में एक रियोस्टेट लगा देते हैं। आर्मेचर में क्या करते हैं, एक रियोस्टेट लगा देते हैं। वो कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है। अभी हमने फ्लक्स वाले में कैसे लगाया, वो चीज़ आपने देख लिया ना, उसी तरह से हम लोग उसमें भी करते हैं। उसमें भी हम लोग इधर सप्लाई वोल्टेज रखते हैं, इधर हमारा सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है। इधर हम लोग फील्ड वाला वो वाइंडिंग दे देते हैं, इधर ही था ना हमारा आर्मेचर।
तो आर्मेचर में क्या करेंगे, एक हम लोग वेरिएबल रेसिस्टर का उपयोग कर लेंगे, सिंपल। थोड़ा सा इसको और हम लंबा कर लेते हैं, इसको जो है थोड़ा सा, एक मिनट, इसको हम थोड़ा और लंबा कर लेते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से हम लोग एक रेसिस्टेंट लगा के स्पीड को बढ़ा घटा सकते हैं। अच्छी बात है। अब जरा सा हम इसके संदर्भ में देख लेते हैं कि हमारा इक्वेशन क्या कहता था वहाँ पे। इसके संदर्भ में जो हमारा इक्वेशन था वो क्या कहता था, जरा वो देखिए, वो हम देख लेते हैं भाई। इसके संदर्भ में जो हमारा इक्वेशन था ना, इक्वेशन क्या कहता था कि भाई आर्मेचर करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के। चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं, आर्मेचर करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के, यानी कि स्पीड के, मैं ज़रा ठीक से लिख लूँ, स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा आर्मेचर करंट। किसी और कलर से हम लोग लिख लेते हैं बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट को अगर हम बढ़ा देंगे तो स्पीड हमारा बढ़ जाएगा, सिंपल बात है। आर्मेचर करंट को घटा देंगे तो स्पीड घट जाएगा। आप जानते हैं कि भाई करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंट के। यहाँ पे तो रेसिस्टेंट आरए है, चूंकि आर्मेचर में हमने लगाया है तो नाम आरए दे दिया है, तो आप समझ सकते हैं। तो बेसिकली एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंट को हमने लगाया तो रेसिस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, इसको बढ़ाने के लिए ही लगाया है ना। इसको बढ़ाएंगे तो भाई करंट हमारा घटेगा, करंट घटेगा तो स्पीड घटेगा। तो हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि भाई इस पे स्पीड कंट्रोल जो हम करेंगे ना, वो रेटेड स्पीड से कम के लिए करेंगे और इक्वल टू के लिए एन रेटेड, आप देख पाएंगे रेटेड, ठीक है। मतलब जो रेटिंग होगा ना कंपनी का, अगर मोटर 1500 आरपीएम पे चलता है, हमको 1500 से कम स्पीड चाहिए, हमको इतना स्पीड नहीं चाहिए, इससे कम स्पीड करना है। वहाँ पे क्या करते थे, स्पीड बढ़ाते थे, ठीक है। स्पीड 1500 से ज़्यादा का स्पीड अचीव करना था तो ये वो मेथड लगाते थे। आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि इतने सारे अलग अलग मेथड क्यों, तो इसीलिए देखिए वहाँ पे जो है ना रेटेड स्पीड के ऊपर का स्पीड हम लोग अचीव करते थे। यहाँ पे हम लोग रेटेड स्पीड के अंदर चलते हैं। कहीं पे होता है ना कि हमको कम स्पीड का जरूरी होता है, मोटर है ज़्यादा स्पीड का, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, आर्मेचर करंट को ही घटा देते हैं। किसके सहायता से, एक्सटर्नल रियोस्टेट की सहायता से, ठीक है। तो इस पे हम लोग 1400 आरपीएम का स्पीड अचीव कर सकते हैं, आरपीएम 1300 का कर सकते हैं, 1000 का कर सकते हैं, कम का कर सकते हैं, 1600 हमारा नहीं आएगा, ठीक है। चलिए इसके बारे में जो लैंग्वेज है वो देख लेते हैं कि भाई इन दिस स्पीड कंट्रोल मेथड स्पीड ऑफ मोटर इज कंट्रोल बाय वेरिंग द वैल्यू ऑफ आर्मेचर रेसिस्टेंट। सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया है, हेंस इट इज कॉल्ड आर्मेचर कंट्रोल मेथड। ये सारी चीज़ें आप पढ़ के भी समझ सकते हैं, ये उतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए, ये वही स्टेटमेंट है, तो हम इसमें समय बर्बाद नहीं करते हैं। ये आपको इसीलिए लिख के दे दिए हैं ताकि आप नोट्स में मेंटेन कर लें। हम कंसेप्ट आपको समझा दिए, कंसेप्ट समझाना अपने लैंग्वेज में ही समझ में आता है, ठीक है। ये सारी लैंग्वेज ठीक है आपके आंसर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने आपको दे दिया। तीसरा मेथड हम लोग पढ़ लेते हैं, वोल्टेज कंट्रोल मेथड। देखिए वोल्टेज कंट्रोल मेथड में हमने आपको बताया कि हम लोग दो मेथड पढ़ेंगे। पहला वार्ड लियोनार्ड वाला, वार्ड लियोनार्ड वाला, और दूसरा हमारा मल्टीपल वोल्टेज वाला, मल्टीपल वोल्टेज, ठीक है, मल्टीपल वोल्टेज। देखिए ये वार्ड लियोनार्ड थोड़ा सा यूनिवर्सिटी वगैरह एग्जाम का जो है ना, आपके जो स्टेट बोर्ड का एग्जाम होगा इसमें हो सकता है पूछ ले। वार्ड लियोनार्ड, ये इनका पूरा नाम था हेनरी वार्ड लियोनार्ड। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस मेथड को इंट्रोड्यूस किया था। अभी आपको ये बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा होगा, ठीक है, तो अभी हम समझाएंगे तो आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इन साइंटिस्ट साहब ने क्या किया था कि इस मेथड को इंट्रोड्यूस किया था, हैरी वार्ड लियोनार्ड इनका नाम था। 1891 में इन्होंने इस मेथड को इंट्रोड्यूस किया था। कितने ईस्वी में, तो ज़रा वो जान लीजिए, 1891 में, 1891 में, ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये इतना एफिशिएंट था, ये बहुत ही अच्छा मेथड था, ये एकदम प्रिसाइज आपको स्पीड कंट्रोल देता था। आपको अगर थोड़ा सा भी स्पीड कंट्रोल करना होता था तो ये बहुत अच्छा स्पीड कंट्रोल देता था। इसीलिए स्पेशली डिफेंस के क्षेत्र में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया गया।
90s में इसका इस्तेमाल यूएस नेवी के द्वारा भी किया जाता था। इवन सारे ही मतलब यूएस में जितने भी मिलिट्री पर्पस से जितने रडार वगैरह होते थे उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता था। पहले विश्व युद्ध में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल देखा गया। इतना अच्छा नेवी के फील्ड में मतलब इसका इस्तेमाल हुआ, डिफेंस के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल हुआ, तो इसको देखते हुए इसको पैसेंजर लिफ्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। लिफ्ट में स्पीड कंट्रोल का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, आपको पता है, तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया गया, क्योंकि लिफ्ट में ऊपर खींचने के टाइम आपको पता है कि बहुत ज़्यादा टॉर्क लगाना होता है, तो उस तरह से हम लोग वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल लेते थे। और मिलिट्री के सारे रडार में इसका इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ तक कि लोकोमोटिव में इसका, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में, अपने देश में लोकोमोटिव बाद में आया, लेकिन यूरोपियन कंट्री में 90s में ही लोकोमोटिव का चलन हो गया था। तो 90s में लगभग लोकोमोटिव में वहाँ इस कंट्रोल का इस्तेमाल करते थे। ये बहुत ही प्रिसाइज कंट्रोल था। इसको बेसिकली कैसे काम करवाते थे, तो यहाँ पे एक हमारा M1 मोटर होता था बेसिकली, इसको हमने नाम दे दिया है M1। आपको नहीं दिख रहा होगा, तो ये फिगर मैंने आपके ही बुक से लिया है, BL थेरेजा की किताब से, आप वहाँ से रिलेट कर सकते हैं। इससे संबंधित हमने सारे लैंग्वेज भी आपको लिखा दिया है, तो आप उसकी टेंशन तो मत लें। देखिए M1 में हम क्या करते थे कि एक सप्लाई दे देते थे, तो इसके सहायता से ये M1 क्या है कि फिक्स स्पीड का मोटर है, इसका स्पीड फिक्स है, इसका स्पीड हम लोग कंट्रोल नहीं करने वाले, इसका स्पीड फिक्स है, ठीक है। इसका स्पीड कैसा है, तो भाई ये हमारा फिक्स स्पीड देगा, ये हमारा फिक्स्ड स्पीड देगा, ठीक। हम लोग इसके स्पीड से क्या करते थे, इसके शाफ्ट से क्या करते थे, कनेक्ट करके एक जनरेटर को हम लोग घुमाते थे, मैकेनिकल इनपुट देते थे, तो जनरेटर क्या देगा, इलेक्ट्रिकल आउटपुट देगा। तो ये जनरेटर को जब हम लोग इनपुट देते थे ना, तो यहाँ पे देखिए एक फील्ड रेगुलेटर है, बेसिकली इसके फील्ड में हम लोग वेरी करके यहाँ पे हम लोग रेगुलेट करते थे इस चीज़ को, स्पीड को यहीं पे हम लोग रेगुलेट करते थे, और उस हिसाब से हम लोग एक वेरिएबल स्पीड मोटर, एक और मोटर तैयार कर रखे थे, जो कि हम लोग क्या करते थे, इससे जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट निकलता था, बेसिकली इससे जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट निकलेगा, चूंकि फील्ड में हम लोग यहाँ पे वेरिएशन कर रहे हैं, फील्ड में यहाँ पे देख रहे हैं ना, अलग अलग करके चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे वेरिएबल रेसिस्टर लगा हुआ है, तो फील्ड करंट को हम लोग यहाँ पे वेरी कर रहे हैं, तो फ्लक्स भी वेरी होगा, फ्लक्स वेरी होगा तो स्पीड वेरी होगा, स्पीड वेरी होगा, तो आप समझ पा रहे हैं ना, यहाँ पे अलग अलग, चूंकि यहाँ पे ये जनरेटर है, तो जनरेटर तो एक इलेक्ट्रिकल आउटपुट जनरेट करता है ना, तो अलग अलग वोल्टेज पे इलेक्ट्रिकल आउटपुट जनरेट करके देगा। अगर सीधे शब्दों में कंक्लूड करें तो ये जो है एक वेरिएबल सप्लाई देता था। वेरिएबल सप्लाई मतलब जितना हमको रिक्वायरमेंट हो, मान के चलिए कि अगर हमको 5 वोल्ट का रिक्वायरमेंट होगा, बेसिकली 5 वोल्ट पे तो काम नहीं करते ना, मान के चलिए कि 5 किलो वोल्ट का रिक्वायरमेंट होगा तो ये 5 किलो वोल्ट देगा। 6 किलो वोल्ट का रिक्वायरमेंट होगा तो 6 किलो वोल्ट इससे निकाल सकते हैं। फील्ड में जिस हिसाब से हम लोग यहाँ पे इस रेसिस्टेंट को सेट करते थे, उस हिसाब से हमको यहाँ पे आउटपुट मिल जाता था, और इस आउटपुट से हम लोग क्या करते थे, इस मोटर को रन करते थे। तो चूंकि वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई, ज़्यादा वोल्टेज तो स्पीड ज़्यादा। यहाँ पे क्या इक्वेशन हमारा लगता था, यहाँ का भी इक्वेशन हम आपको लिखवा देते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन लगता था, यहाँ पे n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v वाला इक्वेशन लगता था। हम क्या करते थे, अलग अलग वोल्टेज सप्लाई देके अलग अलग स्पीड अचीव कर लेते थे, ठीक है। ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। देखिए आज के समय में, आज के एरा में जो है ना, हम इसका इस्तेमाल उतना ज़्यादा नहीं करते हैं, फिर भी बहुत अच्छे स्तर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मैकेनिकल सिस्टम है आज का जो एरा है, आज का जो समय है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स का समय है, कंप्यूटर साइंस का समय है, सॉफ्टवेयर का समय है। तो आज के समय में हम लोग थायरिस्टर वगैरह से कंट्रोल करते हैं, आप आगे पढ़ेंगे SCR से हम लोग कंट्रोल करते हैं, अलग अलग IC आ गए हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, यहाँ तक कि अब तो माइक्रो प्रोसेसर का दौर है, तो अलग अलग प्रोसेसर डेवलप हो गया है। तो हम लोग बहुत सा अलग अलग स्पीड कंट्रोल, आप लोग ड्रोन वगैरह में देखेंगे, अलग अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। ये सारा पुराना मैकेनिकल सिस्टम था, आप समझ सकते हैं 90s में इसका बहुत ज़्यादा चलन था, उस समय ये नया नया था और बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे इसका इस्तेमाल होता था, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम था, ठीक है। बहुत प्रिसाइज स्पीड कंट्रोल देता था, बहुत एफिशिएंट था। आप यहाँ से इसके बारे में पढ़ सकते हैं, हमने सारी चीज़ों को इसके बारे में लिख दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, हम इसके बारे में भी दूसरा वाला देख लीजिए, इसमें भी वही चीज़ होता है कि भाई n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v को हम लोग बढ़ा के, v को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दिस मेथड द शंट फील्ड ऑफ द मोटर इज कनेक्टेड परमानेंटली टू द
फील्ड एक्साइटिंग वोल्टेज, इसमें हम लोग क्या करते हैं भाई, इसको हम लोग जरा समझते हैं, ठीक है। देखिए पहले बता देते हैं कि दिस मेथड इज नॉट यूज्ड, ये यूज नहीं किया जाता है, ये पूछेगा भी नहीं, बहुत कम संभावना है, पूछेगा तो आप लिख सकते हैं इतनी बात। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग फील्ड को सेपरेट एक्साइटेशन देते हैं, फील्ड को अलग एक्साइटेशन देते हैं, मतलब फील्ड को एक अलग वोल्टेज सप्लाई से जोड़ते हैं और आर्मेचर को एक अलग वोल्टेज सप्लाई से। और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग फील्ड करंट को कंट्रोल करते हैं, फील्ड करंट या फील्ड वोल्टेज को हम लोग कंट्रोल करेंगे तो हमारा ये एन कंट्रोल होता है। तो बेसिकली यही है, इसके बारे में जो भी है ये स्विच गियर वगैरह के अरेंजमेंट से हम लोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ के समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूज में नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी तक जो आपने पढ़ा वार्ड लियोनार्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रा देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। सीरीज मोटर के लिए हम लोग जान लेते हैं भाई, सीरीज मोटर में हम लोग दो तरह से ही करेंगे, एक तो हमारा फील्ड वाला से, एक हमारा आर्मेचर वाला से, आर्मेचर वाला से, ठीक है। फील्ड वाला में हम लोग क्या करते हैं, फील्ड वाला में सबसे पहले हम लोग फील्ड डेविएटर का इस्तेमाल करते हैं, फील्ड FIELD ना, ओहो। तो फील्ड में हम लोग क्या करते हैं, एक मिनट, फील्ड में हम लोग क्या करते हैं, फील्ड डेविएटर का इस्तेमाल करते हैं, फील्ड डेविएटर का इस्तेमाल करते हैं, आर्मेचर डेविएटर का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, आगे आपको अभी समझा देते हैं, आर्मेचर वाला भी मेथड आप समझ लेंगे। जरा आइए, जरा हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड किस वाले में, तो सीरीज मोटर के लिए लिख देते हैं, सीरीज मोटर के लिए, ठीक है। फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें देखिए चूंकि ये सीरीज मोटर है ना, तो यहाँ पे तो सब चीज़ सीरीज में होता है, सीरीज में होता है ना। तो इसमें हम लोग देखिए, अगर हम सर्किट ड्रॉ करें, अगर हम सर्किट इसका ड्रॉ करें तो सर्किट किस तरह से होता है, सर्किट बेसिकली ये हमारा मान के चलिए फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है, ये हमारा आर्मेचर है, ठीक है, कुछ इस तरह से, और यहाँ से हमने दे दिया इसको सप्लाई, क्या दे दिया, सप्लाई। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक फील्ड डेविएटर, फील्ड फ्लक्स मेथड है ना, पहला मेथड है, यहाँ पे इसका अगर पहला खंड पढ़ेंगे, पहला भाग पढ़ेंगे, तो फील्ड फ्लक्स, देखिए फील्ड फ्लक्स को हम लोग वेरी करते हैं ना, फील्ड फ्लक्स को आपको पता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फील्ड फ्लक्स के, तो यहाँ पे ये इक्वेशन लगेगा। लेकिन इसका अगर अलग अलग खंड है, देखिए इसको फील्ड फ्लक्स कंट्रोल करने का अलग अलग खंड है, जिसमें पहला है कि भाई फील्ड फ्लक्स, अगर आपको फील्ड फ्लक्स से कंट्रोल करना है विच इज़ एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लिख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। आर्मेचर डेविएटर, पहला तरीका है कि हम लोग आर्मेचर को डेविएट करें, दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग फील्ड को डेविएट करें। तो बेसिकली हम सर्किट यहाँ पे बना देते हैं आपके लिए। देखिए आर्मेचर को डेविएट आप कैसे करेंगे ज़रा बताइए। आर्मेचर को डेविएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा आर्मेचर है ना, ये हमारा आर्मेचर है, ठीक है, ये मान लेते हैं कि हमारा करंट जा रहा है, वोल्टेज जा रहा है, ठीक है। आर्मेचर को डेविएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक रेसिस्टेंट लगाते हैं विच इज़ वेरिएबल रेसिस्टेंट, विच इज़ वेरिएबल रेसिस्टेंट, ठीक है, वेरिएबल रेसिस्टेंट। तो हमारा क्या होगा कि जो हमारा करंट यहाँ पे आएगा, करंट हमारा आएगा ना, यहाँ पे तो आई ही होता है, लेकिन इस पॉइंट पे चूंकि नोड पे करंट डिवाइड होता है ना, नोड पे KCL लग जाता है, तो यहाँ पे तो हमारा IA चल जाएगा, आर्मेचर करंट, और यहाँ पे एक करंट आई समथिंग IR मान लेते हैं, IR चला आएगा, और यहाँ पे IA चला आएगा। तो इक्वेशन क्या आएगा, I इज इक्वल्स टू IR प्लस IA। अब देखिए जो पूरा करंट IA में जाना था, जो पूरा का कंप्लीट करंट IA में जाना था, हमने बेकार ही एक यहाँ पे रेसिस्टर, वेरिएबल रेसिस्टर लगा के इसको डेविएट कर दिया, इसीलिए हम इसको डाइवर्टर कहते हैं, डाइवर्ट कर दिया, इसके पाथ को ही हमने चेंज कर दिया, इसको हिस्से में बांट दिया। अब बताइए ये था कंप्लीट जो कि इसमें जाना था, तो ज़्यादा शक्तिशाली था ना भाई, एन हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है IA के, यहाँ पे जो ये IA जाता, अगर ये IA कंप्लीट जाता तो हमारा ज़्यादा स्पीड अचीव हो पाता ना। हमने क्या किया कि IA का टुकड़ा कर दिया, इस IA को हमने IR और एक ये
IA1 मान लेते हैं, इसको IA मान लेते हैं। तो इसमें हमने बांट दिया है, इसको हमने टुकड़ा कर दिया है, खंड कर दिया है। तो किसी भी चीज़ को अगर आप टुकड़ा कर देंगे तो वो कमजोर हो जाएगा ना। करंट यहाँ पे जो अब IA जा रहा है ये वीक हो गया है, किसके वजह से? इस रेसिस्टेंट की वजह से। और जितना ज़्यादा इस रेसिस्टेंट का हम लोग वैल्यू बढ़ाएंगे, ठीक है, जितना ज़्यादा हम लोग इस रेसिस्टेंट का वैल्यू बढ़ाएंगे हमारा करंट उतना ही कम इसमें जाएगा। तो और जितना कम रखेंगे उतना अधिक करंट इस रेसिस्टेंट में हमारा चल जाएगा। तो हम लोग जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे स्पीड बढ़ेगा। यानी कि हम IR का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, IR का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो हमारा स्पीड नहीं, IR सॉरी एक मिनट, गलती हो गया। देखिए IR नहीं बढ़ाएंगे, R को हम लोग जिस तरह से बढ़ाएंगे, ये वेरिएबल रेसिस्टर है ना, इसको बढ़ा सकते हैं। तो रेसिस्टेंट को बढ़ाएंगे ना, रेसिस्टेंट को बढ़ाएंगे तो करंट यहाँ पे कितना आएगा? कम आएगा ना, IR कम आएगा। रेसिस्टेंट को बढ़ाएंगे तो हमारा IR कम आएगा। IR को ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ऐसे में आपको ये लगेगा कि IR हम लॉस लिख रहे हैं, ठीक है। तो I और इसके सब स्क्रिप्ट में R, IR क्या होगा? IR कम आएगा, IR कम आएगा, ज़्यादा नहीं, IR हमारा कम आएगा। जिस तरह से हम रेसिस्टेंट को बढ़ा देंगे, भाई रेसिस्टेंट ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ कम करंट जाना चाहता है, तो कम करंट जाएगा तो ज़्यादा करंट किस में जाएगा? आर्मेचर में। तो ज़्यादा करंट किस में जाएगा? IA में। IA में ज़्यादा करंट जाएगा तो स्पीड तो बढ़ेगा ना, स्पीड बढ़ेगा। यानी कि R के बढ़ाने से स्पीड हमारा बढ़ेगा। तो यहाँ के लिए जो हम अगर कंबाइन इक्वेशन लिखेंगे तो N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस R के, इस वाले R के, इस वाले R के, ठीक है। तो R को जितना बढ़ाएंगे स्पीड हमारा बढ़ेगा, ठीक है। क्या लिखा है? अ डाइवर्टर अक्रॉस आर्मेचर कैन बी यूज्ड फॉर गिविंग स्पीड लोअर देन द नॉर्मल स्पीड। अच्छा, इसको जरा समझते हैं। भाई देखिए, हमने क्या किया कि R को जितना ज़्यादा बढ़ाया तो हमारा स्पीड क्या हो गया? बढ़ गया। तो हायर लिखना चाहिए ना, ये लोअर क्यों है? हायर लिख लीजिएगा, ठीक। स्पीड हमारा बढ़ जाएगा ना। बेसिकली R को हम बढ़ाएंगे तो स्पीड हमारा घटेगा कहाँ? बढ़ेगा ना, ठीक है। लेकिन रेटेड स्पीड से हम लोग कम अचीव करेंगे, रेटेड स्पीड से ठीक। तो रेटेड स्पीड से हम लोग कम अचीव करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब जरा हम लोग देखते हैं फील्ड डाइवर्टर। फील्ड डाइवर्टर में क्या होता है कि फील्ड को हम लोग डाइवर्ट करते हैं, ठीक है। फील्ड डाइवर्टर में हम लोग क्या करते हैं? फील्ड को डाइवर्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा सप्लाई वोल्टेज सारा चीज़ सेम, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? फील्ड को डाइवर्ट करते हैं। अब तो आप भी कंक्लूड कर सकते हैं कि किस किस तरह से हमारा सारा कंडीशन होगा। यहाँ पे हम लोग फील्ड को डाइवर्ट करके हम लोग क्या करते हैं? बेसिकली जो आई है हमको फील्ड को मिलना चाहिए था ना, कंप्लीट आई मिलना चाहिए था, वो अब क्या होगा? डाइवर्ट हो जाएगा, वो अब टुकड़े में बट जाएगा और हमारा जो आई एफ फाइनली जो मिलेगा वो कम होगा, कम होगा ना। पहले हमारा पूरा का पूरा आई मिलता, अब हमारा क्या होगा कि आई टूट के आई एफ मिलेगा, यानी कि कम करंट मिलेगा। आपको पता है कि फील्ड करंट कम मिलेगा तो हमारा फ्लक्स कम बनेगा, फ्लक्स कम बनेगा तो स्पीड ज़्यादा होगा। तो बेसिकली अगर हम इसको बढ़ा देंगे, किसको? इस रेसिस्टेंट को अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो यहाँ पे कम करंट जाएगा, इस वाले एरिया में कम करंट जाएगा ना, इस वाले में कम करंट जाएगा, ज़्यादा करंट इधर आएगा ना। ज़्यादा करंट इधर आएगा तो फ्लक्स ज़्यादा बनने लग जाएगा, और फ्लक्स ज़्यादा बना तो स्पीड कम मिलेगा। तो इसको हमको क्या करना है? इसको हम लोग को घटा के चलना है, घटाना। अगर स्पीड को बढ़ाना होगा तो इसको घटाना होगा। तो यहाँ पे स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इस रेसिस्टेंट के, ठीक है। वहाँ पे जो हमने देखा था, बेसिकली यहाँ पे हम लोग किस में रेसिस्टेंट लगा रहे हैं? तो यहाँ पे हम लोग फील्ड में रेसिस्टेंट लगा रहे हैं, तो RF लिख लेते हैं, और उस वाले में हम लोग RA लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? RA, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट्स में मेंटेन कर लेंगे। इस वाले में क्या है कि स्पीड को, ठीक है, RA के बढ़ाने से स्पीड बढ़ रहा है, यहाँ पे घट रहा है। लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है स्पीड हायर देन। जरा इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्या सही है। तो जरा हम लोग देख लेते हैं कि भाई इसमें जो है हमारा स्पीड बढ़ जाएगा क्या। A diverter across the field winding can be used to for giving speed higher than the normal speed। इसको लगाने से क्या स्पीड ज़्यादा मिल रहा है? इसको अगर बढ़ा देंगे तो स्पीड हमारा क्या होगा? घट जाएगा, ठीक है।
तो लोअर मिल रहा है, कम मिल रहा है ना, कोई बात नहीं, ये मिस्टेक हो जाता है, कोई बात नहीं है, आप ज़रा सुधार लेंगे, ठीक है, अपने नोट्स में। चलिए, इसीलिए हम यहाँ पे सुधार कर दिए हैं, ठीक है, इसीलिए हम क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। अब टैप्ड, देखिए ये तीसरा मेथड शायद हम भूल गए थे वहाँ पे, अभी टैप्ड वाला भी देख लेते हैं। टैप्ड वाला क्या होता है, इसमें हम लोग अलग अलग टैपिंग रखते हैं फील्ड वाइंडिंग में। कैसे रखते हैं, जरा इसको समझते हैं। देखिए इसमें हम लोग करते कुछ नहीं है, वही सप्लाई वोल्टेज हमारा वही सब कुछ सेम रहेगा, और जो हमारा फील्ड वाइंडिंग होता था ना, जो हमारा फील्ड वाइंडिंग होता था, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग टैपिंग करते हैं, बेसिकली इतना लंबा नहीं, 1 मिनट, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, फील्ड करंट में इस तरह से हमारा फील्ड वाइंडिंग है ना, इस तरह से हमारा फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि फील्ड वाइंडिंग को कंप्लीट नहीं ले जाते, इसमें टैपिंग कर देते हैं। इस तरह से हम लोग टैपिंग का इस्तेमाल करेंगे, और टैपिंग का इस्तेमाल करके हम लोग ले जाएंगे आर्मेचर में, ठीक है। इस तरह से हम लोग आर्मेचर में ले जाएंगे, और इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जरा देखिए, इसको अगर हम खिसका के, ये खिसकाने वाला रहता है, ठीक है, इसको हम वेरी कर सकते हैं। अगर हम इसको खिसका के यहाँ पे ले आएंगे तो हमारा कंप्लीट वाइंडिंग यूज होगा। कंप्लीट वाइंडिंग यानी कि ज्यादा फ्लक्स यानी कि स्पीड कम। यहाँ पे तो हम लोग सीधे फ्लक्स को ही चेंज करते हैं ना, टैपिंग अलग अलग जगह टैपिंग करते हैं। इसको खिसका के अगर हम यहाँ पे ले आते हैं तो ज्यादा फ्लक्स यानी कि स्पीड कम। यहाँ पे स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स का, आप जानते हैं, यही इक्वेशन यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। और इसको खिसका के एकदम यहां ले आएंगे इस छोर पे, तो भाई बिल्कुल ही फ्लक्स नहीं बनेगा, तो मोटर रुक जाएगा, मोटर चलेगा ही नहीं, थोड़ा बहुत तो फ्लक्स चाहिए ना। तो मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्स बनेगा, यानी कि स्पीड एकदम ज्यादा, मैक्सिमम स्पीड, फ्लक्स मिनिमम यानी कि स्पीड मैक्सिमम, फ्लक्स जीरो तो स्पीड भी जीरो। ऐसा नहीं है कि फ्लक्स जीरो तो स्पीड इन्फिनिटी हो जाएगा। ये थ्योरेटिकल केस के लिए आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। अब जरा आर्मेचर कंट्रोल मेथड को देखते हैं। अभी तक हमने फील्ड कंट्रोल मेथड को देख लिया, अब आर्मेचर कंट्रोल मेथड में कौन कौन सा है। आर्मेचर कंट्रोल मेथड यही है, अब जरा इसको पढ़ लीजिए। इन दिस स्पीड कंट्रोल मेथड द स्पीड ऑफ द मोटर इज कंट्रोल्ड बाय वेरिंग ऑफ मोटर इज कंट्रोल्ड बाय द वैल्यू ऑफ आर्मेचर रेसिस्टेंट। आर्मेचर के रेसिस्टेंट को वैल्यू को वेरी करके हम लोग इसमें कंट्रोल करते हैं। तो हम लोग इसका सर्किट किस तरह से बना सकते हैं, जरा बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारा फील्ड वाइंडिंग होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा आर्मेचर वाइंडिंग होगा, बेसिकली आर्मेचर होगा ना। चलिए, सीरीज में कनेक्टेड है, सप्लाई दे दिया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल रेसिस्टेंट का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये आपको वही मेथड है जो हम पहले भी बता चुके हैं ना, कहाँ पे बताए थे, जरा देख लेते हैं। फील्ड फ्लक्स मेथड में यहाँ पे बताए थे, हाँ, बस ये सेम है और कुछ नहीं। तो ये सेम ही है और ये कुछ नहीं है, आर्मेचर कंट्रोल मेथड इसी को कहते हैं। इसको हमने पार्ट में वहाँ पे भी कवर कर लिया, और यहाँ पे भी आप आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये वही होता है, दोनों सेम है। यहाँ पे इससे रिलेटेड सारी चीज़ें लिखी हुई है। लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा आज का, ठीक है, तो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। स्पीड कंट्रोल हमारा आज ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे BLDC। देखिए उसका भी स्लाइड हमने प्रॉपरली तैयार कर लिया आपके लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जल्दी शूट करके नेक्स्ट डेज को भी हम लोग अपलोड कर देंगे, और इसी तरह से आपका मोटर खत्म हो जाएगा। BLDC यानी कि ब्रशलेस DC मोटर आपका लास्ट टॉपिक है। इसके साथ हमारा DC मोटर कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस पर करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। उसके बाद हम लोग 3-4 लेक्चर आपके साथ हो सकता है तो लाइव ही इंटरेक्ट करेंगे। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि रिकॉर्डिंग चाहिए या लाइव चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग में लाइव लेक्चर ज़्यादा सही रहता है। मैं भी यहाँ पे सॉल्व करूँगा, आप भी करेंगे, सब लोग मिल के करेंगे और देखेंगे पहले कौन कर पाता है, ठीक है। ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को साथ में लेकर आएंगे, ठीक है, आपके साथ, और देखेंगे पहले किसका होता है। दोनों मिल के कॉम्पिटिशन करेंगे और बहुत ही मज़ा आएगा। तो तैयार रहिए उसके लिए, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ख़ास तौर से बताइए कि क्या आप ऐसा कोई इंटरैक्टिव सेशन चाहते हैं, तो हम लोग लाइव इंटरैक्ट करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। लेक्चर में जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।